श्वेता झा और हम 3 एंकर्स यानी कि मेरी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडवाल 1 घंटे तक आपके साथ अब रहने वाले हैं और आपको तमाम खबरें दिखाएंगे अम्फान तूफान से जुड़ी हुई, जो कि सुपर साइक्लोन 21 साल बाद आने वाला है। साथ ही बातें होंगी कि किस तरह से अभी भी सियासत जारी है बस को लेकर और मजदूरों का हाल जस का तस है। मीनाक्षी, और देखिए श्वेता, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मजदूरों की बेबसी ऐसी है, लेकिन सियासत जिस तरह से अभी शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच, तो कई बयान सामने आ चुके हैं। ये तमाम बयान आगे बुलेटिन में होंगे, लेकिन नेहा, नजर हमारी ओडिशा और बंगाल पर बनी रहेगी। बिल्कुल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस वक्त तूफान अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अब जगत सिंहपुर, दीघा, उड़ीसा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं और जो तटीय इलाके हैं वहां पर जोरदार हवा के साथ साथ बारिश भी हो रही है। सुबह से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि 21 साल बाद किस तरीके से सुपर तूफान डरा रहा है। इसकी आहट से ही तेज हवा के साथ उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश देखी जा रही है और साथ ही जो तटीय इलाके हैं उन्हें पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। समंदर की लहरों का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने को उतारू है। करीब 8 फुट ऊंचे घेरे को पार कर लहरें किनारों पर बुरी तरह चोट कर रही हैं। लहरों का तांडव ऐसा कि किनारे जाना खतरे से खाली नहीं। यह पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीर है। अम्फान तूफान का असर यहाँ साफ नजर आ रहा है। जहां एक और तूफान है तो तूफान का उम्फान और उफान है पूरी तरह से इस समय समुद्र में। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत का दल लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। बारिश के बीच पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही हैं। ऐसा ही कुछ तूफानी मंजर ओडिशा के कई इलाकों का है। बालासोर के चांदीपुर की इस तस्वीर को देखिए। ओडिशा के भद्रक में भी तूफान से पहले तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। अभी तूफान टकराया नहीं है, तब ये हाल है। जरा सोचिए, जब तूफान ओडिशा के समुद्र से टकराएगा तो क्या होगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी वैसा ही तूफानी मंजर है। तूफान का असर भुवनेश्वर में भी नजर आ रहा है। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। साइक्लोन अम्फन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर। पारादीप और सारे तटवर्ती इलाकों में लगातार रात भर बारिश हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दक्षिण बंगाल के सारे जिलों में लगातार रात भर बारिश हुई है। तूफान से क्या नुकसान हो सकता है, उसकी झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तेज हवाओं से यहाँ कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा के पारादीप में है, लिहाजा कल से ही लोग यहां से सुरक्षित जगहों के लिए निकल चुके हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल, भद्रक से इंद्रजीत कुंडू और बालासोर से सुफियान के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त दीघा से हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अम्फान कहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है पारादीप के बाद दीघा सबसे पहले ये हिट करेगा। बिल्कुल, ये लैंडस्लाइड का इलाका है। दीघा लैंडस्लाइड होगी, जहां इसका मतलब है लैंडफॉल होगा और यही वो इलाका है जहां पर
साइक्लोन अम्फान अपना सबसे ज्यादा रौद्र रूप दिखाएगा। अगले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खतरे से भरे भी हैं। जहां एक और तेज हवाएं चल रही हैं तो वहीं अभी लगभग वो 80 से 100 किलोमीटर दूर है ये साइक्लोन तूफान। चक्रवाती तूफान जिस तरह से बढ़ रहा है, करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बारिश लगातार हो रही है, 24 घंटे हो चुके हैं बारिश होते हुए। कई मिलीमीटर बारिश होने की वजह से रास्तों पर पानी भी भर गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ गिर रहे हैं सड़कों पर। अधिकतर इलाकों में बिजली की अब कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली कट चुकी है क्योंकि कहीं तार गिर गए हैं तो कहीं पोल उड़ गए हैं। और लगातार हो रही ये बारिश सिर्फ आगाज है, अगले कुछ घंटों में आने वाले तस्वीरें आपके पीछे काफी ज्यादा डरा देने वाली हैं और अपना ध्यान भी रखिएगा क्योंकि वहां पर काफी तेज हवा चल रही है, इस वक्त बारिश भी हो रही है। मनोज्ञा, क्या अपडेट है और तस्वीरें जो पीछे हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं इस समय हूँ दीघा के इलाके में। समुद्र से दूर कर दिया गया है सभी को और ये हिदायत दे दी गई है कि समुद्र के आसपास कोई भी न जाए। अपने क्रू की सुरक्षा के लिए, मेरी और कैमरा पर्सन तापस बेरी की सुरक्षा के लिए हमें अब थोड़ी सी दूर आकर समुद्र से अपना ब्रॉडकास्ट करना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं भी जो आपको दिख रहा है वो देखिए, पेड़ जिस गति से हिल रहे हैं, जिस तेजी से ये पत्ते हिल रहे हैं और जिस तेजी से ये हवा चल रही है, ये अपने आप में बयां कर रही है कि आने वाले कुछ घंटों में किस कदर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चलेंगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय हवाएं चल रही हैं और अगले कुछ घंटों में ये और ज्यादा तेज होंगी। जिस तरह से चक्रवाती तूफान अपनी गति को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपनी ताकत को बढ़ाकर इस तरह से समुद्र तट के पूरे इलाकों में जहां एक और बारिश हो रही है तो वहीं कहर बरपा रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उससे संकेत तो जरूर समझ में आ रहे हैं कि वहां पर अभी हालात कितने जो है तनावपूर्ण और कितने मुश्किल भरे हैं। और जिस बात की जानकारी आपने दी, 21 सालों बाद ये ऐसा तूफान आ रहा है वहां पर, सुपर साइक्लोन इसे कहा जा रहा है। मनोज्ञा, हालांकि तटीय इलाकों के लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह के तूफान आना, लेकिन फिर भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप उनके लिए शेयर करें कि अमूमन ऐसे समय में लोग किस तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं और आम जिंदगी पर ये तूफान कितना बड़ा असर डालता है। बहुत बड़ा असर करता है। 99 का सुपर साइक्लोन जो था उसने उड़ीसा की रंगत बदल दी थी, इतनी तबाही मचाई थी कि वहां हालात खराब हो गए थे। 20 वर्षों बाद जब साइक्लोन फोनी आया तो उड़ीसा ने अपनी पुरानी शिक्षा को फिर से एक बार दोहराया और उसके चलते पूरी में फोनी से जितना नुकसान हुआ उसे कम से कम किया जा सका। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों एक ओर जहां कोविड-19 की महामारी से एक ओर जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लड़ाई है इस तूफान से। एक ऐसा प्रकृति का प्रकोप जिसमें यह समझना मुश्किल होगा कि अगले कुछ घंटों में कितनी तेज हवा बहेगी, कितनी तेज ये तबाही करेगा। जिस तरह से IMD ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में अगर इसकी गति बढ़ी, इसकी स्पीड बढ़ी, जो करीब 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है, जिसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया है। हालांकि अभी इसकी गति 200 किलोमीटर से कम है, लेकिन तबाही का मंजर क्या होगा। तटीय इलाकों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ छोटी दुकानें होती हैं, तो आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उनमें टीन की छतें होती हैं जिनके उड़ने की संभावना होती है और उसके बाद उनमें रखा सामान भी उड़ता है। हवा होती है, तेज लहर होती है और जब इन लहरों की थपेड़ें पड़ती हैं तो आसपास कुछ भी नहीं रहता है। जैसा पूरी का हाल पिछले साल हुआ था, अगर ये उसी गति से आया तो आने वाले कुछ घंटों में काफी तबाही मचाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें सुपर साइक्लोन के आने की आहट अभी से देखने को मिल रही है। ये आपको 5 हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि 185 से 200 की रफ्तार से हवाएं यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर बहेंगी। और यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए कई ऐसे इलाके हैं, तटीय इलाके हैं जहां से कोरोना की मार के बीच भी कई ऐसे लोग हैं जो कि यहां से हटना नहीं चाह रहे हैं। मीनाक्षी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए श्वेता, ये फिलहाल अभी ट्रेलर है, जिस बात का जिक्र मनोज्ञा भी कर रही थी कि हमें इंतजार करना होगा कि अब कैसे अगले 1 घंटे में तस्वीर बदलती है, लेकिन प्रशासन भी नया पूरी तरह से मुस्तैद दिखता है। बिल्कुल, NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और जैसा कि जानकारी भी मिल रही है, वहां पर जो तटीय इलाके हैं वहां पर सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि एक तरफ राज्य जो है वो कोरोना से निपटने के इंतजाम कर रहा है, ऊपर से अब यहाँ पर महातूफान की मार है। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन चुनौती ये है कि अगर बहुत ज्यादा तेजी से, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान हिट कर सकता है, अगर उससे भी ज्यादा इसकी स्पीड रही तो तबाही बहुत ज्यादा होगी। अम्फान
ঝড় আসছে আমরা নিকারিকাটা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। अम्फान तूफान क्या रंग दिखाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन खतरे वाले शहरों में नुकसान को रोकने के लिए प्रशासनिक चौकसी कल से नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल उत्तरी 24 परगना के विधान नगर की तस्वीर है। आधी रात को पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लोगों को आगाह करने पहुंची। तूफान के खतरे से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि ओडिशा में करीब 1 लाख लोग खतरे वाले इलाकों से निकाले गए हैं। ये पारादीप के शेल्टर होम की तस्वीर है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। As per the IMD's forecast, the landfall would happen somewhere around Sundarbans in West Bengal, maybe around evening. देर रात तूफान की रफ्तार थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन सुबह हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास दर्ज हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की ये रफ्तार भी खासा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। भद्रक और बालासोर में मुख्य खतरा बताया जा रहा है। अम्फान को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक तूफान को लेकर सरकारें और आपदा राहत एजेंसियां चौकस हैं। तूफान के लिए अगले कुछ घंटे अहम बताए जा रहे हैं। दीघा से मनोज्ञा लुईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अम्फान तूफान ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन उससे निपटने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम लगातार तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम कर रही है। क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान से बात की मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। सुपर साइक्लोन अम्फान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान। सर, किस तरीके का ये तूफान है और कितना खतरनाक है जब ये तटवर्ती इलाकों में पहुंचेगा और उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, जो घातक क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता है, वो खतरे की जो क्षमता है वो कम नहीं हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी से वो जब लैंडफॉल हो रहा है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जा रहा है। और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी वही कैटेगरी है जो साइक्लोन फोनी था पिछले साल का, और पिछले साल साइक्लोन फोनी ने जो डैमेज किया था वो हम सब ने देखा है। इसलिए इसमें अपना गार्ड डाउन करने का कोई नौबत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वी मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली गियर्ड अप, और जो तैयारी है उसी को मुकम्मल रखना है। जो हमारी तैयारी है उसके अनुसार अगर आप एनडीआरएफ टीम की बात कहें तो 20 टीमें उड़ीसा में लगी हुई हैं और 20 की 20 टीम तैनात कर दी गई हैं। आज सुबह 4 टीमों को ले लिया गया जो स्टैंड बाय में थी, और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। तो इसलिए टोटल 41 टीमें लगी हुई हैं और पूरे देश में 24 और टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है, हॉट स्टैंड बाय में, ताकि उनको रश किया जा सके अगर जरूरत पड़े। हो सकता है पोस्ट साइक्लोन में भी जरूरत पड़े। जहां तक इवैक्यूएशन का प्रश्न है, हाई इम्पैक्ट एरिया से, हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट से, दोनों स्टेट्स मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो स्टेट के रिपोर्ट से मुझे अभी खबर मिली है। पश्चिम बंगाल ने 3 लाख 30, 35, 40 हजार के बारे में कहा है, तो 3.5 लाख उसको मान लिया जाए, और 1.5 लाख लगभग उड़ीसा ने रिपोर्ट किया है। तो लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, ऐसा माना जा सकता है। और एक बार फिर से रुक करेंगे तस्वीरों का, क्योंकि तूफान अम्फान अब से कुछ ही देर बाद तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। ऐसे में वहां पर जो बचाव का काम है उसमें और तेजी कर दी गई है। जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो आपने देखी कि कतारों में बसें खड़ी हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ये बसें आज नहीं बल्कि कल से ही खड़ी है। लेकिन सियासत अब भी इस पर जारी है। भले ही मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, लेकिन सियासत का खेल ऐसा है कि बस खड़ी रहेगी, तमाशा चलता रहेगा। नेहा।
बिल्कुल, यूपी में कांग्रेस की बस पर बवाल, दिल्ली से लखनऊ और भरतपुर से नोएडा तक जारी है। प्रियंका के सचिव ने 4 बजे तक इंतजार करने की बात कही है, लेकिन मीनाक्षी गौरतलब बात यह है कि कल ही लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। बसों के चेसिस नंबर की जगह 2 व्हीलर 3 व्हीलर के इसमें नंबर लिखे हुए थे और ये बात जब सामने आई उसके बाद बवाल मच गया। अब देखिए, बस बेशक अभी तक अपनी जगह से हिल तक ना पाई हूं, लेकिन सियासत का खेल खूब चल रहा है। अब कांग्रेस की रायबरेली वाली विधायक ही पार्टी को खरी खोटी सुना चुकी हैं। मजदूर बेबस हैं, लेकिन बसों पर सियासत एक्सप्रेस जरूर सवार हो गई। दिल्ली से लखनऊ, भरतपुर से नोएडा तक महाभारत छिड़ गई। चिट्ठियां दौड़ रही हैं, नेताओं के बयान थम नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस की बस आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्थान में भरतपुर से सटे यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की 500 बसें तैनात हैं, लेकिन बसों को यूपी में घुसने की इजाजत अब तक नहीं मिली है। कांग्रेस वाली बसों को छोड़कर सभी पास वाली परमिट वाली बसें फर्राटा भर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की बसें टस से मस नहीं हो पा रही हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जयपुर आगरा हाईवे पर बसों को खड़े हुए, पर अब भी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच राजनीतिक तकरार कायम है। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है पहले से। नोएडा और आगरा बॉर्डर तक पहुंची कांग्रेस की बसों के लेकर कानूनी तलवारें भी निकल गई। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष आगरा से गिरफ्तार कर लिए गए तो नोएडा में दूसरे कांग्रेसी पर गाज गिरी। बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में राजनीति बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने 300 बसों को यहां पर तैनात किया हुआ है। इसके अलावा लगभग 600 बसें हैं जो कि आगरा जो दिल्ली आगरा रोड है उस पर तैनात की गई हैं। ये लोग वहाँ पर लॉकडाउन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए और 144 के आदेश को और आइए आपको सीधे इस पर की चलते हैं प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सबने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं, गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं, 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई उसके अगले दिन हमने हर जिले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के जरिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर जिले में और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के जरिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं।
हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा मतलब बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट यूपी के, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए।
लेकिन इन बसों को चलने दें, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे, और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से, जिस शहर से गुजरेंगे, आपके लिए पानी हमारी जो करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की जरूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। धन्यवाद। प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सियासत के बीच ये बसें फंस गई हैं, मजदूर अब भी जो है वो जूझ रहे हैं सड़कों पर। कई गर्भवती महिलाएं हैं, कई ऐसे मजबूर मजदूर हैं जो अब भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन सड़क का रास्ता पैदल नाप रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस राजनीति से हम आगे बढ़े, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो खत्म करें और इन बसों के लिए रास्ता साफ करें। मीनाक्षी, बिल्कुल, लेकिन देखना ये होगा कि 4 बजे तक की जिस डेडलाइन का जिक्र प्रियंका गांधी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी, अब वो 4 बजे का समय बीतने में लगभग 15 मिनट ही बाकी बचे हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या और क्या रिस्पॉन्स यूपी सरकार की तरफ से आता है, ये देखना होगा। एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सबने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं, गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था, उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर जिले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के जरिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर जिले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन
हमने हर ज़िले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के ज़रिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर ज़िले में और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं और इस काम के ज़रिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।